आज हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पहली जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है दैट इज एडिटिविटी। ये जो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। अब ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए दो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यानी कि डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर ये सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, किसी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि सपोज एग्जांपल हम मार्केट जाते हैं, ठीक है ना, मार्केट से हम पोटैटो लेने गए, ठीक है ना, हमने कहा भैया 1 kg पोटैटो दे दो, ठीक, उसने दे दिए। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है ऐसा भैया जो 2 kg पोटैटो और इसमें ऐड कर दो, तो क्या करेगा, प्लस कर देगा 2 kg, टोटल कितना हो गया 3 kg। उसने कोई डायरेक्शन देखी कि हमारा तराजू नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, नहीं, सिंपल उसने बैलेंस कर दिया। एक तरफ जो है एक पैन में वेट रखा, एक पैन में आपका पोटैटो रख दिया और इक्वल कर लिया, बात खत्म। इसके अलावा उसने किसी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं रखा। तो ये खास बात होती है स्केलर की, जिसमें हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, सीधे कितना है 1 है, फिर कितना है 2, टोटल कितना 3, आंसर। तो ये जो एडिटिविटी वर्ड है ये इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए लिखा हुआ है कि द चार्जेस आर एडेड लाइक स्केलर। तो जो चार्जेस होते हैं वो स्केलर की तरह यूज किए जाते हैं। मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास पहला चार्ज अगर Q1 है 2 कूलाम, पहला चार्ज 2 कूलाम का है। दूसरा चार्ज मान लेते हैं Q2 है, वो -3 कूलाम है। ध्यान देंगे, पहला चार्ज मैंने जो लिया, ये देखिए पहला चार्ज Q1 पॉजिटिव, दूसरा चार्ज Q2 वो -3 कूलाम लिया यानी कि निगेटिव चार्ज है। हमसे पूछा गया टोटल चार्ज बताइए, तो टोटल चार्ज हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कैपिटल Q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, इसका मतलब 2 और माइनस का 3, इट मीन्स -1 कूलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बड़े आराम से एडिटिविटी को समझ सकते हैं। एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए, कोई भी पूछ ले कि जो है बताइए भाई ये जो एडिटिविटी है इसका क्या मतलब होता है, या एडिटिविटी ऑफ चार्ज से आपका क्या मतलब है, तो सिर्फ एक लाइन में हम लिख देते हैं कि चार्ज स्केलर है, और स्केलर है तो इसलिए मैग्नीट्यूड वाइज वो ऐड हो जाता है। मैग्नीट्यूड वाइज का मतलब होता है प्लस माइनस साइन के साथ ऐड हो जाता है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लीजिए, अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ चार्ज ऐड हो जाता है, बस। इसके अलावा हमें और कुछ भी इसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है। तो ये थी पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसमें पहला जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, कंजर्वेशन। इस कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम समझ लें तो पूरा हमारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। कंजर्वेशन, ये जो कंजर्वेशन है ये वर्ड बना हुआ है कंजर्व से, ठीक है, कंजर्व। और कंजर्व वर्ड किससे बना है, कंजर्व वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब आप सब जानते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 वॉट एवर, सब क्या है, कांस्टेंट है। तो कंजर्वेशन का मतलब हो गया कांस्टेंट। अब दूसरा क्या दिया हुआ है, देखिए पूरी हेडिंग अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है कंजर्वेशन किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि कांस्टेंट के आगे एक वर्ड लिख दिया क्या, चार्ज। ये तो मतलब क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट चार्ज। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है ना, व्हेन, कब चार्ज कांस्टेंट होगा, ठीक है, वेयर,
और कहाँ चार्ज कांस्टेंट होगा। यानी कि जो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ये कब होगा और कहाँ होगा, ये दो चीजें हैं। तो वेयर कहाँ होगा, सिस्टम पर होगा। सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी। सिस्टम का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी बॉडी, कोई भी सिस्टम अगर आपके पास है तो उसमें चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। व्हेन कब होगा, आइसोलेटेड, यानी कि जब सिस्टम क्या हो, आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है वैक्यूम, यानी कि जो चार्ज है वो आपका वैक्यूम में हो। तो पूरी बात अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो क्या है कि देखिए, मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है, इस तरीके से ये सिस्टम है और इस सिस्टम को हमने चार्ज दिया 2 कूलम, ठीक है। तो वेयर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कहाँ, सिस्टम में कितना, बोले 2 कूलम जो भी चार्ज है, ठीक है ना, वो चार्ज ले लिया। अब इस सिस्टम को हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। यानी कि अगर हम इसको उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग कर दें, ठीक है ना, ये देखिए अगर हम इसके ऊपर एक प्लास्टिक की कोटिंग कर दें तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है, बहुत ध्यान से डेफिनेशन को देखेंगे सभी लोग। डेफिनेशन लिखी हुई है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि किसी भी सिस्टम में, कैसा सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप ये समझ में आया होगा। इसमें सबसे खास बात क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या मतलब हुआ, देखिए दो वर्ड हैं। पहला वर्ड आपका दिया हुआ है पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। दूसरा क्या दिया हुआ है वर्ड, दूसरा वर्ड दिया हुआ है पेयर एनिहिलेशन। ये दो वर्ड आपको दिए गए हैं, पहला है पेयर प्रोडक्शन, दूसरा है पेयर एनिहिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन का मतलब होता है पेयर बनना। आप सोच रहे होंगे कि चार्ज से पेयर कैसे क्रिएट होंगे। तो जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे उस समय हम आपको ये बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे पेयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर जब वो ब्रेक होता है तो वो प्रोटॉन और एक एंटी पार्टिकल में, ठीक है ना, क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। यानी कि एक प्रोटॉन बनता है और एक एंटी पार्टिकल बनता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर पेयर का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, पेयर बन रहे हैं। अब इसी के अपोजिट अगर हम देखें कि मान लेते हैं कि प्रोटॉन है और एक उसमें आके एंटी पार्टिकल मिलके जुड़ गया, आके एनिलेट हो गया, जुड़ गया। तो अगर एनिलेट हो गया, जुड़ गया और फिर क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया, यानी कि रिवर्स प्रोसेस हो गया, तो इसको बोल दिया गया पेयर एनिहिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन यानी कि पेयर बन रहा हो या पेयर टूट रहा हो, यानी कि एक पार्टिकल से दो पार्टिकल या दो पार्टिकल से एक पार्टिकल, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पर पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है, किसका, क्रिएशन ऑफ पेयर, पेयर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पेयर है वो आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मर्ज, मर्ज ऑफ पेयर, यानी कि दो पेयर्स आपस में मर्ज होकर के और एक पार्टिकल बना देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हमारे पास कभी भी दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना रहे हैं या एक पार्टिकल से दो पार्टिकल मिल रहे हैं, उस कंडीशन में भी जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये वैलिड होता है। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिकली, अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही पूछा जाता है तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज होता है वो कांस्टेंट है। सिर्फ एक लाइन, एक लाइन लिख दिया आपका काम खत्म। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है दैट इज
द क्वांटाइजेशन। जो तीसरी प्रॉपर्टी है इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब होता है? अगर एक वर्ड सिर्फ हमें समझ में आ जाए, कौन सा वर्ड? क्वांटाइजेशन। तो ये जो क्वांटाइजेशन वर्ड है ये किससे बना हुआ है? क्वांटाइजेशन वर्ड बना हुआ क्वांटा से, क्वांटा। और क्वांटा वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वांटा का मतलब होता है पैकेट, ठीक है, पैकेट। क्वांटा, क्वांटास यानी कि पैकेट्स, क्वांटा, क्वांटा मतलब पैकेट। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हो गया? पैकेट बनना। अब किसका पैकेट, कैसा पैकेट, ठीक है ना? तो यहाँ पर पैकेट जो है वो किसका है? पैकेट ऑफ चार्जेस, चार्जेस का पैकेट है। और मैंने फर्स्ट, अगर आपको लेक्चर याद है, पहले स्टार्टिंग में जब मैंने चार्ज के बारे में बताया था तो हमने ये बताया था कि चार्ज जब भी हम बोलते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। चार्ज का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है इलेक्ट्रॉन, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पैकेट ऑफ अगर चार्जेस लिखा हुआ है तो पैकेट ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हो गया? पैकेट ऑफ चार्जेस का मतलब पैकेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि लड्डू का पैकेट बनाओ, तो आप क्या करोगे? आपने एक पैकेट लिया और कहा गया भाई 4 लड्डू डालने हैं, तो आपने इसमें 1 लड्डू, 2, 3 और 4, 4 लड्डू के पैकेट बना दिए। अब अगर लड्डू की जगह हम आपसे कह दें इलेक्ट्रॉन, तो यही पैकेट है और इसमें हमें चार्ज डालने हैं, तो हमने 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज। तो ये जो चार्ज है बेसिकली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी बॉडी में, पैकेट का मतलब क्या हो गया? बॉडी, सिस्टम। किसी भी सिस्टम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन डाले, तो किसी भी सिस्टम या बॉडी में पैकेट, पैकेट सिस्टम, पैकेट, पैकेट का मतलब सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी कि पैकेट ऑफ चार्जेस। तो जो पैकेट है, जो सिस्टम है, उसमें जो भी चार्ज होंगे यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? इंटीग्रल फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? इंटीग्रल फॉर्म में होंगे। अब इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रल फॉर्म का मतलब इंटीजर। और इंटीजर आप सब जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। अगर हम होल नंबर की बात करें तो उसमें 0 इंक्लूड होता है, 0 हटा दीजिए तो क्या आ जाएगा? इंटीजर। तो 1 2 3 4 ये, यानी कि या तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी भी पैकेट के अंदर, किसी भी सिस्टम में, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं। इस तरीके से हम बेसिकली बढ़ाते बढ़ाते फाइनली क्या ले सकते हैं? अगर n इलेक्ट्रॉन है तो फार्मूला क्या हो जाएगा? Ne। भाई अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो Q की वैल्यू हो गई E, 2 इलेक्ट्रॉन है तो हो गया 2E, n इलेक्ट्रॉन है तो हो गया Ne। तो Q इक्वल Ne। ये देखिए बेसिक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, Q इक्वल Ne। यहाँ पर n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ चार्ज, यानी कि कितने चार्जेस हैं, 1 2 3 4 वट एवर, ठीक है ना। जो E है, E इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखिए लिखी हुई है 1.6 10 - 19 कूलाम। तो ये चीज यहाँ पर आपको समझ में आनी चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सीधा सा एक ही मतलब है, और वो ये कि किसी भी पैकेट में, किसी भी सिस्टम में जो भी चार्ज होते हैं वो इंटीजर के फॉर्म में होते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो 1 2 3 4 इस तरीके से ई के मल्टीपल में होते हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज हो गया E, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2E, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3E, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4E, n इलेक्ट्रॉन है तो Ne। तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया किसी भी सिस्टम या बॉडी पे? Q इक्वल Ne। तो यहां तक की बात हमने आपको समझाई। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आप मेरे पास 5 टाइप करके सेंड करिए। सॉरी मैं लगी तो रहा था, ले ले 3। अरे बस से अब चलो रोने जाओ, चलो तो चलो मत करो तुम्हें कितने लगती बात है वही तो
ना तो फिर चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग कुछ इससे रिलेटेड कुछ अलग से इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर ऐड की है आप लोगों के नॉलेज के लिए, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, इसका जो है बोर्ड से लेना देना डायरेक्ट नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड से जो डायरेक्ट पूछा जाना था वो मैंने आपको बता दिया कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब होता है, हमने बता दिया, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, 2 पॉइंट्स बनाए हैं। ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वाज एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय मिलिकैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अगर आपको याद है, हमने नेचर ऑफ चार्ज नेचर ऑफ चार्ज के लिए एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, जिसको हमने नाम दिया था गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक। जो हमने पिछला लेक्चर लिए हुए हैं उनमें गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट हमने बल्कि समझाया भी था। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता लगता है? नेचर ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव है या चार्ज हमारा निगेटिव है, ये बताने का काम कौन करता था? गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बताने का काम कौन करता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बताने का काम करता है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का सिर्फ मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है, इसके बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। उसका रीजन सीधा है कि ये आपका कहीं पूछा नहीं जाता, ठीक है ना। ना तो किसी कम्पिटेटिव एग्जाम में, ना ही अपने सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि बाई चांस कहीं आप पढ़ें या देखें तो आपको ये ना हो कि ये वर्ड हमने सुना नहीं है। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है वो सिर्फ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए किया गया था। तो ये थी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव टच सीबीएसई लेने लगा है, ठीक है ना। इसलिए बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, चार्ज एट रेस्ट इक्वल चार्ज इन मोशन। यानी कि अगर चार्ज रेस्ट पे है, मान लेते हैं कि हमने कोई चार्ज लिया, ठीक है ना, ये हमारा सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन है और ये किस पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। अब इसी इलेक्ट्रॉन को हम v स्पीड से क्या करा दें? मूव करा दें, या इसी इलेक्ट्रॉन को हम एसिलरेट करा दें। ध्यान समझेंगे, इलेक्ट्रॉन यानी कि वही चार्ज पहले किस में था? रेस्ट में था, फिर वही यूनिफॉर्म मोशन में हुआ, फिर वही एसिलरेटेड मोशन में हुआ। तीनों ही कंडीशन में जो मैग्नीट्यूड है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा, जो मैग्नीट्यूड है किसी भी चार्ज का चेंज नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन था तो इसकी वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड था 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो भले ही ये हमारा स्पीड से हो या फिर ये एसिलरेट होने लगे, तो चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वही रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन लिया या आपने कोई चार्ज प्रोटॉन लिया या अल्फा पार्टिकल लिया, कोई भी चार्ज लिया और आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम इसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भगा दें तो मैग्नीट्यूड में क्या इफेक्ट आएगा, तो उसके मैग्नीट्यूड में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, वो एज इट इज बना रहेगा, जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम मास की बात करें, देखिए इसी का सेकंड लाइन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, मास एट रेस्ट नॉट इक्वल मास इन मोशन। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन की जो रिलेटिविटी थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग, आप फार्मूला पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जरूर जानते होंगे, फार्मूला है 1 - v²/c²। इस तरीके से m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। ये फार्मूला, यहाँ पर m0 जो है इसे बोलते हैं रेस्ट मास, यानी कि जब कोई बॉडी या कोई भी सिस्टम, ठीक है, चार्ज नहीं, कोई बॉडी, जो हम मैकेनिक्स में पढ़ा करते थे 2 kg 4 kg,
एन ऑब्जेक्ट ऑफ 2 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 kg, वो मैकेनिक्स वाला मास। तो अगर मास रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी वैल्यू अलग होगी। लेकिन अगर वही मास, मान लेते हैं यहाँ पर हमने एक मास लिया, सपोज एग्जांपल फॉर्म में ये मास हम ले रहे हैं कि 2 kg में है और ये किस पोजीशन में, रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है, अब ये अगर हम इसी मास को 2 मीटर सेकेंड इनवर्स से अगर दौड़ा दें तो इसका जो नया मास हो जाएगा वो आ जाएगा 2/√1 माइनस, और v की जगह हो गया 2 तो 2 का स्क्वायर अपॉन c, और c की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर बॉडी यानी कि मास अगर मोशन में है तो उसका मैग्नीट्यूड अलग होता है, अगर मास रेस्ट में है तो उसका मैग्नीट्यूड अलग होता है। लेकिन चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज चाहे वो मोशन में हो चाहे वो रेस्ट पे हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कभी भी चेंज नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो आपको समझाया वो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है। अगर आपको क्लियर समझ में आ गया है तो आप मेरे पास 6 टाइप करके सेंड कर दीजिए, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डाउट पूछ सकता है। सर मास में ही क्यों चेंज आया था, ये नहीं समझ में आया। कमेंट कर रहा हूँ। बेटा माइक जिसका भी ऑन है वो ऑफ कर लें। ठीक है, माइक सभी लोग ऑफ रखें क्योंकि उसकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। किसी का भी अगर माइक ऑफ है, ऑन है, ठीक है ना, प्रशांत का माइक ऑन है, देखिए। ठीक है, प्रशांत आप अपना माइक ऑफ करिए। जिन लोगों का माइक ऑन रहता है तो उससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, इस बात का ध्यान रखिए। ना तो आप अपना माइक ऑन करिए ना ही अपना वीडियो ऑन करिए, साइलेंटली बात सुनिए और सिर्फ मैसेज में आप अपने क्वेश्चंस जो भी हैं वो आप बताते रहिए और पूछते रहिए और मुझे जवाब देते रहिए कि हाँ आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं आपके लिए, ध्यान से समझेंगे कि जो क्वांटाइजेशन है, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी सिस्टम में ये यानी कि किसी भी बॉडी में जो भी चार्ज होंगे, मान लेते हैं एक पैकेट है, उस पैकेट में अगर हम चार्ज रखना चाहें तो हम क्या करेंगे, पहले उस बॉडी या सिस्टम में पहले में एक इलेक्ट्रॉन डाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से इसमें टोटल n अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो n इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें डाल सकते हैं। तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज होंगे वो कितने हो जाएंगे, Ne, और यही है क्वांटाइजेशन। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में चार्ज होते हैं किसी भी सिस्टम में। फिर हमने इसके दो इंपॉर्टेंट अलग से इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स बनाए आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। पहला, क्वांटाइजेशन को बताने का तरीका है मिलीकैन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जो मिलीकैन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ये हमारा क्या करता है, ये बताता है अल्केश तुम्हारा वीडियो ऑन है। अमलेश, अमलेश वीडियो ऑन है तुम्हारा। देखिए ऑनलाइन क्लास की अपनी थोड़ी सी वो रहती हैं कि
थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस सभी को डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए अपना वीडियो किसी भी तरीके से आप मत ऑन करिए। अपना माइक और जो वीडियो है उन दोनों बटनों से दूर रहिए। केवल मैसेज आप कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और सभी को होती है, क्योंकि बाकी जो लोग सुनना चाहते हैं वो सुन नहीं पाते हैं या उन्हें फिर अच्छे से समझ में नहीं आता है। सेकेंड पॉइंट हमने जो यहाँ पे समझाया वो है कि चार्ज अगर रेस्ट पे होता है या चार्ज मोशन में होता है, चार्ज रेस्ट पे हो या चार्ज मोशन में हो, उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही हम कह सकते हैं मैग्निफिकेंट जो है रिजल्ट है चार्ज का। चार्ज किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, किसी भी स्टेट पे हो, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मास अगर रेस्ट पे है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और अगर मास मोशन में है तो उसकी वैल्यू कम होती है। ठीक है ना। उसके लिए हमने आपको फार्मूला लिख के दिखा दिया। ये फार्मूला आइंस्टीन ने बताया था, इसका डेरिवेशन या इसको डिटेल में पढ़ने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लेक्चर था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो लेक्चर था ये हमने आपका कंप्लीट कर दिया, एंड आई होप कि सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब एक देखिए यहाँ पर टेस्ट योर नॉलेज करके कुछ हमने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कैन ए बॉडी हैव 2.5 ई ऑफ चार्ज। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सब जानते हैं कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये हमने बहुत डिटेल में समझाया। किसी बॉडी में 2.5 ई हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि 2.5 इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शनल है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 2.5 नहीं हो सकता। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, satisfy the equation Q1 plus Q2 equal 0. What does it tells about the charges? तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो ये कह रहा है कि अगर Q1 प्लस Q2 इक्वल 0 है, अगर Q1 प्लस Q2 इक्वल 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया, Q1 इक्वल माइनस Q2। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। मैग्नीट्यूड्स क्या हो गए, इक्वल, लेकिन जो साइन है, साइन कैसे हो गए, अपोजिट। ठीक है, ध्यान समझेंगे। Q1 और Q2 दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, लेकिन एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, लेकिन जो साइन है वो अपोजिट है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अगर हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में कहें, व्हाई इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक चार्जेस। मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया जहां पर हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर होता है, ठीक है, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो वहां पर क्वांटाइजेशन पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज हो जाता है। ठीक है, अब अगर चार्ज जो है उसकी नंबरिंग बहुत ज़्यादा हो गई, लाखों में करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में, 10 टू पावर 29, 10 टू पावर 36, 10 टू पावर 48, ठीक है ना, इस तरीके से, तो अगर जो है जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हो गए तो उस समय जो Q इक्वल एनी वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको पढ़ने की फिर कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नॉट इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पर चार्जेस की जो नंबरिंग है वो बहुत लार्ज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर Q इक्वल एनी लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब जो इस चीज़ को हम एक और एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, समझेंगे। मान लेते हैं हम आपसे कहते हैं कि Q इक्वल 2E है। ठीक, Q इक्वल 2E है, तो 2E का मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19।
इसका मतलब हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पढ़ने में अच्छा लगा कि भाई चलो छोटा है लेकिन कुछ तो है। लेकिन अगर हम आपको दे दें Q इक्वल 2 इंटू 10⁻19 E, देखिए नंबरिंग हमने कितनी ज्यादा कर दी, 2 इंटू 10⁻19 E, तब आप क्या लिखते हैं इसको, तब आप इसको लिखते 2 इंटू 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कितना होता है ये 3.2, तो ये होता 3.2 कूलाम। तो 3.2 कूलाम तो अपने आप में एक मैग्निफिकेंट वैल्यू है ना, एक ऐसा मैग्नीट्यूड जो रियल में एग्जिस्ट करता है। जबकि अगर आप इस वैल्यू को देखें 3.2 10⁻⁻19 कूलाम, ये क्या रियल में एग्जिस्ट कर पाएगी? आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी दिखेगी, लेकिन 3.2 कूलाम आपको महसूस भी हो सकता है और आप इसको इजीली समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये एक मैग्नीट्यूड है जो प्रैक्टिकली जो है हमें दिख सकता है। लेकिन जो 3.2 10⁻⁻19 ये बहुत छोटी वैल्यू है। तो जब बहुत छोटी वैल्यू होती है तभी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं, लेकिन जब बड़ी वैल्यू होती है तो फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट 3.2 कूलाम, 2 कूलाम, 4 कूलाम लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कि हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं 4 कूलाम चार्ज। हम इस 4 कूलाम चार्ज को Q इक्वल एनी फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं, यानी कि 4E कूलाम चार्ज इस तरीके से नहीं लिखते हैं। हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 4 कूलाम चार्ज, क्योंकि 4 तो एक मैग्नीट्यूड है, एक हैवी चार्ज है। तो जब कभी हैवी चार्ज आता है तो वहाँ पर क्वांटाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज एन एक्सेस और डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, why is it not the excess or deficit of protons? कह रहा है कि जो चार्ज वर्ड है, जो मैंने बार बार आपको रिपीट किया आपने, कि जो चार्ज वर्ड है वो एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता को बताता है, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन लूज हो गया या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। वो प्रोटॉन के एक्सेस को या उसके लैक को, डिफिसिट को क्यों नहीं बताता है? उसका रीजन, तो उसका सीधा सा रीजन है कि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कंपैरिजन में अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। आपको इनर्शिया याद होगा, इनर्शिया क्या कहता है, जिसका मास ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में अगर मान लेते हैं कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से, ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और वहीं पे दो प्रोटॉन हैं सपोज, जो कि हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हम एनर्जी दे दें, हीट दे दें, तो हीट देने पर ये जो बॉन्ड है ये तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये ब्रेक आसानी से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके मासेस ज़्यादा हैं, इनका इनर्शिया ज़्यादा है, तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए जब भी कोई बॉडी बोली जाती है कि बॉडी चार्ज है, तो बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं या इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसमें प्रोटॉन ना तो आते हैं ना ही प्रोटॉन उससे जाते हैं, क्योंकि उनका मास जो है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये जो 4 क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन थे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की एंड आई होप समझ में आ गया होगा। नॉलेज या इंफॉर्मेशन के लिए जो ज़रूरी है, ठीक है, जैसा कि सबसे पहले जो बेसिक चीज़ आपको समझने लायक है, या हम कह सकते हैं कि आपको समझना चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि जो फोर्सेस हैं, ठीक है, चार्जेस के बारे में जो फोर्स बताए गए, ठीक है ना, कि दो चार्ज हैं, दो चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं या वो रिपेल होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली उस कंडीशन में हम जो बोल रहे हैं कि फोर्स है, चार्ज है, ठीक है ना, तो फोर्स या चार्ज इस तरीके की जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना, ये नेचर में ऑटोमेटिक डेवलप हुई हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो क्या है, एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है,
ठीक है, नेचुरल प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो उस पर चार्ज आना एक नेचुरल सी बात है। उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि क्यों हुआ, नेचुरली ऐसा होता है या ऐसा ही है, आप ऐसा मान सकते हैं। अगर चार्जेस हैं तो आपस में वो अट्रैक्ट करेंगे ही या आपस में रिपेल करेंगे ही, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो नेचर फॉलो करता है एंड वी हैव टू जस्ट फॉलो द नेचर। और हम लोगों को नेचर को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। इसमें सबसे पहले जो बहुत पहले जब इनिशियली कूलम्ब्स लॉ बनाया गया तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि दिस लॉ वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, यानी कि ये जो लॉ बनाया गया था वो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ही बनाया गया था। लार्ज डिस्टेंस का मतलब आप देखिए लार्ज डिस्टेंस की कोई पैरामीटर नहीं है, आप 1 मीटर को भी लार्ज मान सकते हैं। भाई अगर एक आंट है, छोटी सी चींटी है, तो उसके लिए 1 मीटर जो है वो क्या है, एक लार्ज डिस्टेंस हो गई। तो लार्ज डिस्टेंस के लिए जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन बाद में जब फर्दर इन्वेंशंस हुए तो लेटर ऑन, यानी कि बाद में ये देखा गया, क्या देखा गया कि ये जो रूल है, ये जो कूलम्ब्स का लॉ है, ये सब एटॉमिक डिस्टेंसेस पर भी लागू होता है। अब ये सब एटॉमिक डिस्टेंसेस क्या होती हैं, सब एटॉमिक डिस्टेंसेस का मतलब ऐसी डिस्टेंस जिसका ऑर्डर हो 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। तो अगर ऑर्डर 10⁻10 मीटर है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि उस रेंज का है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। यानी कि दो एटम्स अगर हैं तो उनके बीच में भी, ठीक है ना, ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो एप्लीकेबल है। दो ऑब्जेक्ट पे लागू है, दो चार्जेस के बीच में लागू है, उसी तरीके से दो एटम्स के बीच में भी ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है वो क्या है, वो ये है कि इट डज नॉट होल्ड विद इन ए न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर। यानी कि अगर हम न्यूक्लियस के अंदर पहुंच जाएं, कहने का सीधा सा मतलब आप समझिए, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपसे इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोई एटम है और इस एटम का ये न्यूक्लियस है, समझिएगा बात को, ठीक है ना। तो ये जो एटम की जो रेडियस है ये क्या होती है, ये 10⁻10 मीटर इस रेंज की होती है। यानी कि 2 × 10⁻10, 4 × 10⁻10, 10 × 10⁻10, इस तरीके से 10⁻10 मीटर इस ऑर्डर की होती है क्या, रेडियस इसका, किसी भी एटम का। और जो इसका न्यूक्लियस है, यानी कि अगर न्यूक्लियस की रेडियस की बात करें तो ये होती है 10⁻−15 मीटर, समझिएगा बात को, ठीक है ना। तो अगर मान लो कि हम इसी डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आपको ये कहें कि यहाँ पर भैया एक इलेक्ट्रॉन है, समझेंगे, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पर, और ये मान लेते हैं कि एक प्रोटॉन है और एक हमारा क्या है, न्यूट्रॉन है। तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये जो रेंज है वो किस ऑर्डर की हो गई, 10⁻10 मीटर ऑर्डर की हो गई। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, यानी कि इस पेयर की बात करें, ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात करें, तो वहां पर कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये विद इन न्यूक्लियस है। विद इन न्यूक्लियस का मतलब जो इसकी रेंज है वो 10⁻−15 मीटर या उससे कम है। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस के अंदर कोई भी कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कोई भी पार्टिकल न्यूक्लियस से बाहर है या एटम के बाहर है, ठीक है ना, उस कंडीशन में आप ये मान सकते हैं कि कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। ये बेसिक चीज थी जो हमने आपको यहाँ पर समझाई, एंड आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो हमें बता रही है कूलाम्स लॉ के बारे में। ठीक है, क्या मतलब हुआ कूलाम्स लॉ का, किस तरीके से कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल है, कहाँ एप्लीकेबल है, ये हमने आपको समझा दिया कि 10⁻⁻10 मीटर या उससे लार्ज डिस्टेंस होनी चाहिए तभी कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल है दो चार्जेस के बीच में। 10⁻10 से छोटी डिस्टेंस है, यानी कि 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की, तो कूलाम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब बात आती है कि कूलाम्स लॉ है क्या। तो कूलाम्स लॉ क्या है उसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे उसका स्टेटमेंट। उसका स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि कूलाम ने बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कहाँ पर, बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ पर वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है। टू यानी कि दो चार्ज होने चाहिए, दो से ज्यादा अगर है तो वहां पर फोर्स तो लगेंगे, लेकिन वो कैसे लगेंगे, वेक्टर सम फॉर्म में लगेंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर हम फोर्स बोल रहे हैं वहां पर चार्ज कितने होने चाहिए, दो, मिनिमम 2 पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होने चाहिए। ठीक है ना, एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में होने चाहिए। तो दो चार्ज होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज। और स्टेशनरी होनी चाहिए, रेस्ट पे होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए ये जो Q1 चार्ज आपको दिखा रहा है और ये जो Q2 चार्ज दिखा रहा है, दो चार्ज यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ठीक है ना, और इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को R मान लिया गया। ठीक, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को क्या माना गया, R। एक चार्ज आपका है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। दोनों का मैग्नीट्यूड स्मॉल है क्योंकि ये पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों ही रेस्ट पोजिशन में है। इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस हमने R सपोज की है, ये जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं हो रही है। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब रेस्ट पर है, क्योंकि मोशन में होते हैं तो डिस्टेंस हमेशा चेंज होती रहती है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी कि दो चार्ज जो भी आपने लिए हैं इनके बीच में जो फोर्स लगेगा F, वो किस पर डिपेंड कर जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी कि दोनों चार्ज का अगर हम आपस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल लें। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मान लें कि जो Q1 है उसकी वैल्यू 2 कूलाम है और Q2 है दैट वैल्यू इज 4 कूलाम, तो इसका मतलब Q1 इंटू Q2 अगर हम फाइंड करें तो Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 कूलाम। सो लेट सपोज कि इस समय जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F1 फोर्स लग रहा है। समझिएगा बात को। अब ऐसा करते हैं, Q1 की वैल्यू को हम बढ़ा करके 4 कूलाम कर देते हैं और Q2 की वैल्यू को भी हम बढ़ा करके 6 कूलाम कर देते हैं। अब अगर हम Q1 इंटू Q2 फाइंड करें तो Q1 इंटू Q2 कितना हो गया, 6 इंटू 4 24 कूलाम। मान लेते हैं कि ये हमारा आएगा F2। ठीक है, देखिए अभी केवल मैं कूलाम के अकॉर्डिंग फोर्स की बात करूं, समझेंगे। तो यहाँ पर 8 कूलाम यानी कि चार्जेस का जो मल्टीप्लीकेशन है, जो प्रोडक्ट है वो 8 है। यहाँ पर चार्जेस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना है, 24 है। तो इस तरीके से क्योंकि यहाँ पर इस केस में जो प्रोडक्ट है वो लार्जर है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि जो F2 आएगा वो F1 से बड़ा ही आएगा। ये है हमारा पहला रिजल्ट।
जो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। यही इस लाइन का मतलब है कि कौन सी लाइन का मतलब है ये जो दिया हुआ है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। इस लाइन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इस लाइन का यही मतलब होता है कि प्रोडक्ट करने पर अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा आ रहा है तो फोर्स ज्यादा होगा, अगर प्रोडक्ट करने पर मैग्नीट्यूड कम आ रहा है तो फोर्स भी कम आएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए भाई नेक्स्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं जो हमने चार्ज लिए थे पहले, अब उनके मैग्नीट्यूड को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ये मान लेते हैं 2 कूलम और ये मान लेते हैं 4 कूलम, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। इनके बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि 2 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस जो है 2 है। नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, बगैर मैग्नीट्यूड चेंज किए 2 कूलम एंड 4 कूलम, बगैर मैग्नीट्यूड चेंज किए इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ा के हमने कर दिया 3 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली का मतलब 1/, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो आर प्रोपोर्शनल हो गया 1/4, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो एफ प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, तो यहाँ पे आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, अगर सिंपल छोटी सी मैथ आती है आपको, क्या बताइए 1/4 बड़ा है या 1/9, तो जाहिर सी बात है 1/4 बड़ा है। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है, अगर इसको F1 और इसको थोड़ी देर के लिए हम F2 बोल दें, तो ये जो F1 फोर्स है, ठीक है ना, तो F1 फोर्स ऑटोमेटिक ग्रेटर आने वाला है इससे, F2 से। तो ये कूलाम का था स्टेटमेंट, जो कूलाम साहब ने बताया कि किस तरीके से दो चार्जेस जो पॉइंट चार्ज होने चाहिए, नंबर 1, जो कि रेस्ट पे होने चाहिए, नंबर 2, अगर पॉइंट चार्जेस हैं रेस्ट पोजीशन पर हैं तो उनके बीच जो भी फोर्स लगेगा वो फोर्स उनके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाइए फोर्स बढ़ता जाएगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाते जाइए फोर्स कम होता चला जाएगा। तो ये था स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका एक फार्मूला निकल के आता है हमारे सामने, क्योंकि फार्मूला भी जरूरी है भाई, कूलाम ने कोई तो फार्मूला दिया होगा, ठीक है। तो कूलाम साहब ने क्या फार्मूला दिया, हम अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए भाई देखते हैं फटाफट जल्दी से कूलाम साहब ने क्या फार्मूला ड्राइव किया। तो जैसा कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई दो चार्ज हैं इस तरीके से, पहला चार्ज क्या था Q1, दूसरा चार्ज मान लेते हैं Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस है R, ये चीज है, ठीक है। तो Q1, Q2 एंड R, तो दो चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस R है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, जो कूलाम ने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बताया था कि F प्रोपोर्शनल किसके होगा, Q1 एंड Q2 पे, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर की। तो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। अब अगर हम इन दोनों, ये जो स्टेटमेंट है इसको अगर जो मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिखा है, ये जो आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर इन दोनों फॉर्म को आपस में कंबाइन कर दें तो आपको ये रिजल्ट दिखाई देगा, ये जो रिजल्ट दिख रहा है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन, ये जो साइन दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये किसका साइन है, प्रोपोर्शनलिटी साइन है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक देखिए इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट आ जाता है के, कभी भी कहीं पर, जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से लिख दें y प्रोपोर्शनल x, तो y प्रोपोर्शनल x अगर है और आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल के x आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। वही काम यहाँ पे किया गया है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया गया और इक्वल और के को अप्लाई कर दिया गया। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो के जो कांस्टेंट आया है वो किस पर डिपेंड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ध्यान से समझेंगे।
जो कांस्टेंट क्या आया है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड चॉइस ऑफ यूनिट्स, यानी कि दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला मीडियम के नेचर पर। आप सोचेंगे कि मीडियम का नेचर का मतलब क्या हुआ। मीडियम का नेचर का मतलब सीधी सी बात है कि अगर हम मान लें एयर, एक मीडियम एयर है, एक मीडियम हमारा वाटर है और एक मीडियम हमारा हनी है। ठीक है, एयर है, वाटर है और हनी, ये हमने तीन मीडियम कंसीडर कर रखे हैं, 1, 2 एंड 3। तो आपको पता है क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि सबसे कम विस्कोसिटी किसकी होती है, एयर की, यानी कि जो ईटा ऑफ एयर है वो सबसे कम होता है देन कंपेयर टू ईटा ऑफ वाटर कंपेयर टू ईटा ऑफ हनी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो विस्कस है वो हनी है, चिपचिपा जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा चिपचिपा जो है वो क्या है, हनी है। अब मान लें हम आपसे कहें कि आप दौड़ लगाओ, आप एयर में दौड़ो, यानी कि सड़क है, सड़क के चारों तरफ क्या होती है, हवा ही होती है, हम सब लोग जानते हैं। हवा में अगर हम आपको दौड़ने कहें, यानी कि सड़क पे दौड़ने कहें जहाँ चारों तरफ एयर है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है ना, तो आप बड़े स्मूथली आप दौड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम एक रिवर है, यानी कि जिसमें वाटर है, ठीक है ना, अगर उस रिवर में दौड़ने कहें तो कहीं ना कहीं आपकी स्पीड में फर्क आ जाता है। और अगर वो रिवर हनी की बनी हो सपोज, तो शायद आपका चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो के है, जो कांस्टेंट आया है, वो मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम की विस्कोसिटी कैसे कैसे चेंज हो रही है। अगर विस्कोसिटी जो है बहुत ज्यादा है तो फिर उस पर जो फोर्स होगा उसी तरीके से वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है चॉइस ऑफ यूनिट्स। चॉइस ऑफ यूनिट्स का मतलब ये है कि आप किस सिस्टम में बात कर रहे हैं, आप सीजीएस सिस्टम में बात कर रहे हैं, आप एमकेएस सिस्टम में बात कर रहे हैं, या फिर हम एफपीएस सिस्टम में बात कर रहे हैं। तो अलग अलग सिस्टम में जो के की वैल्यू है वो भी अलग अलग हो जाती है, इस बात का भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा। फिलहाल हम अगर के की बात करें तो एक्सपेरिमेंटली जब एक्सपेरिमेंट किए गए बहुत सारे, तब के की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 1/4πε0। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, 1/4πε0। ये जो आपको लिखा दिखाई दे रहा, 1/4πε0, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। कैसे आती है, एक्सपेरिमेंट से आती है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को डायमेंशन मेथड से हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है। तो ये जो के की वैल्यू आई है 1/4πε0, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू आई है, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर हम वैल्यू की बात करें तो 1/4πε0 की जो वैल्यू है दैट इज 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹। बहुत बढ़िया भाई। देखिए अब ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है, मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर आप फार्मूले को कंप्लीट करें, ठीक है ना, जो फार्मूला लिखा हुआ है अगर हम उसको कंप्लीट कर लें तो देखिए कंप्लीट फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, के की जगह 1/4πε0 आ जाएगा इंटू Q1 Q2/R², ये हो जाएगा। ठीक, हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसकी यूनिट बताइए, 1/4πε0 की यूनिट क्या होगी। तो 1/4πε0 अगर इसकी यूनिट चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, F × R², चूंकि R² इधर डिवाइड में है तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और डिवाइड कर देंगे किससे, Q1 × Q2 से। तो F की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन, R की यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर, और डिवाइड कर देते हैं कूलाम स्क्वायर, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, आप सबको पता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1/4πε0 की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर है। और एसआई सिस्टम में ध्यान रखेंगे, एसआई सिस्टम में 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2 है। लेकिन ये किसमें है, ये हमारा है
MKS सिस्टम में ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये MKS सिस्टम में है। अब इसमें एक और चीज जो कांस्टेंट है, इसमें एक चीज और ऐड की गई है, वो क्या है? एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये जो है एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी। क्योंकि हम बात वैक्यूम की कर रहे हैं, हमने आपको मीडियम का इफेक्ट तो दिखाया नहीं है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये जो फ्री स्पेस वर्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी वैल्यू भी दी हुई है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स। अब सोचने वाली बात है कि भाई ये जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू कैसे आई होगी, कहाँ से वैल्यू निकाली गई होगी? तो कुछ नहीं, देखिए ध्यान से। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या बताई? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू आर स्क्वायर, यानी कि मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में ये यही बताया। हम कह रहे हैं कि आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताइए। तो अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा? एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दें, बाकी सब दूसरी तरफ आ जाए। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, यूनिट सहित ले आते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स 2, और इक्वल में उस तरफ क्या पहुंच गया? एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब हम जब इसको सॉल्व कर लें, अगर कंप्लीट हम इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा? 1/4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22, 7 चला गया ऊपर, ठीक है ना, इंटू 9 इंटू 10⁻9, और यूनिट को जब आप ऊपर पहुंचा देंगे तो न्यूटन इनवर्स हो गया, मीटर इनवर्स 2 हो गया, और कूलाम स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, पावर क्या होती है? पॉजिटिव वाली नेगेटिव, नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है अगर ऊपर पहुंच गई तो, एंड दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब जब आप इसको, आप सभी लोग मैथ के विद्वान हैं, ठीक है ना, इतना तो कैलकुलेशन आता ही होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यही वैल्यू दिखाई देगी, 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स टू कूलाम स्क्वायर। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने आपको समझाई। तो कूलाम्स लॉ बेसिकली क्या है, कूलाम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, हमने ये चीज आपको समझाई कि भैया एप्लीकेबल है 10⁻10 से ज्यादा डिस्टेंस पर, 10⁻10 से कम डिस्टेंस पर एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा कहाँ पर एप्लीकेबल है? 2 पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और रेस्ट पोजिशन पे होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद कूलाम का स्टेटमेंट हमने समझाया। कूलाम साहब ने क्या बताया? कूलाम साहब ने बताया कि अगर हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, अगर उनके बीच का जो सेपरेशन अगर वो कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर उन्होंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया। पहला कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, सेकेंड F प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। फिर उसको हमने कंबाइन करके देखा, जब कंबाइन किया तो हमारे पास फॉर्मूला आया F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाई, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए, कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने एक्सपेरिमेंटली सॉल्व की हुई वैल्यू बताई 9 इंटू पावर 9। इसके बाद हमने उसकी यूनिट वगैरह समझी, और एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज द परमिटिविटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये समझाएंगे कि परमिटिविटी बेसिकली क्या चीज है, उसका क्या मतलब होता है। ठीक है ना, यानी कि इस ये जो लेक्चर है ये अभी टू बी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है ना, अपने आगे वाले लेक्चर के लिए। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने आज समझाया अगर आपको समझ में आया है तो आप जो है हैंड रेस करके और अपना जवाब दे सकते हैं कि आपको समझ में आया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं,